तो आज हम पढ़ेंगे हांस केल्सन। ये जो हांस केल्सन का जो थ्योरी है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये एक्चुअली में एनालिटिकल का ही पार्ट है। जो एनालिटिकल या पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स है जूरिस्प्रूडेंस में, उसी का एक पार्ट है। उसमें हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुका है जेरमी बेंथम को, जॉन ऑस्टिन को, एच एल ए हार्ट को। अब ये जो हान केल्सन है, ये भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। तो जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है, या एनालिटिकल स्कूल जो है, उसका जो मेन मकसद क्या है, वो है व्हाट इज लॉ। लॉ क्या है, वो इस बात पे ध्यान नहीं देता कि लॉ क्या होना चाहिए, व्हाट लॉ इज ऑट टू बी, उस पर वो ध्यान नहीं देता है। तो इसी पे आज हम बात करते हैं। तो हांस केल्सल जो है, वो 20th सेंचुरी के जूरिस्ट हैं, जो कि अमेरिकन जूरिस्ट कहलाते हैं, बिकॉज उन्होंने अमेरिका में भी काफी सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। और ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो उसका उसको बनाने का क्रेडिट इनको ही दिया जाता है। तो ये काफी वेल नोन जूरिस्ट हैं अपने टाइम के। तो इनकी जो बुक है, उसका नाम ही है द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। उसी बुक में ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सारा उसी में दिया हुआ है कि क्या उनका थ्योरी है और कैसे उन्होंने इस चीज को डील किया है। तो अकॉर्डिंग टू कल्सन, लॉ आर scattered in the society which creates ambiguity in the source of law and create confusion in legal system। इसका मतलब ये है कि जो केल्सन है, वो उनका उनका कहना है कि जो सोसाइटी में लॉज जो है, वो एक तरह से बिखरे हुए हैं और काफी एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लीगल सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल लॉज भी है, सिविल लॉज भी है, टॉर्ट्स भी है। तो ये सब जो सारे लॉज जो हैं, इनका सोर्स क्या है, इस चीज में एम्बिग्विटी है कि ये सब जो है अपनी वैलिडिटी, अपनी पावर कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, इस चीज में वैलिड कहते हैं, काफी ज्यादा एम्बिग्युअसनेस है। तो उसी को ये एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ लॉ शुड बी एप्लीकेबल एट ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस। उनका जो कहना है कि जो लॉ है, या जो थ्योरी ऑफ लॉ जो हम बनाना चाहते हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि हर टाइम में वैलिड हो और हर प्लेस पे वैलिड हो। ठीक है। इट मीन्स कि उनका एक थ्योरी हर जगह पे वैलिड होना चाहिए। और पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अगर हम हिस्ट्री में भी जाके देखेंगे, तो उस टाइम में भी वैलिड होना चाहिए। और अगर आज के प्रेजेंट टाइम में भी देखेंगे, तो वो थ्योरी आज में भी वैलिड होनी चाहिए। तो उस तरह पे वो थ्योरी बनाना चाहती है, थ्योरी को बनाए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में प्योर का मतलब क्या है। ठीक है। तो प्योर का मतलब एग्जैक्टली exactly जो हम सोच पा रहे हैं वो वही है। प्योर का मतलब है रिफाइंड, इट मीन्स बिना किसी मिलावट के। तो इसमें मिलावट की इस बात की है। इसमें कहने का सेंस ये है कि अगर हम लॉ को कंसीडर कर रहे हैं, तो सिर्फ लॉ में केवल लॉ की ही बातें करेंगे। लॉ किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, उसको ऐड नहीं करेंगे। जैसे लॉ जो है वो बहुत सारे सोशल साइंसेस से इफेक्ट हो जाता है। जैसे उसमें एथिक्स आता है, पॉलिटिकल्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, सोशोलॉजी आ जाता है। तो वो सब चीज जो भी लॉ को इफेक्ट करता है, या लॉ को लॉ में आके उसको चेंज करने की कोशिश करता है, उस चीज को हटा देंगे। जो लॉ एग्जैक्टली लॉ है, उसको डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि अगर एक लॉ है, उसका एप्लीकेशन अगर एक सोसाइटी में देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मर्डर के लिए किसी को पनिशमेंट दी जाती है, तो वो एक लॉ है कि मर्डर नहीं करना है किसी का। ठीक है। बट हम ये देखेंगे केवल कि वो मर्डर करना लॉ बना है कि नहीं, ये हम नहीं देखेंगे कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और किस वजह से वो लॉ बना है, क्या उसके सोशल इफेक्ट्स हैं। ये चीज हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, केवल हमें देखना है कि लॉ क्या है। गॉट माई पॉइंट। तो ठीक है। तो इसी इसके आगे हम बढ़ते हैं। जो लॉ जो है, उसको उन्होंने नॉर्मेटिव साइंस कहा है, जो कि सोशल साइंस से बिल्कुल अलग है। सी, नॉर्मेटिव साइंस और सोशल साइंस में पहले डिफरेंस जान लेते हैं क्या है। साइंस और सॉरी, सोशल साइंस नहीं, साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में देखो, साइंस का मतलब ये होता है कि अ बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि कॉज एंड इफेक्ट पे डिपेंड करता हो। इट मीन्स एक नॉन लॉजिकल रीजनिंग होती है, या फिर कॉज एंड इफेक्ट होता है, वो होता है साइंस। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी अगर है तो उसके कुछ कॉज होते हैं। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी क्यों है, बिकॉज जो फोर्स है, पुश एंड पुल का, जो टुवर्ड्स अब हेवनली बॉडी जो कहते हैं खींचता है, वो ग्रेविटी है, उसका कॉज है। और उसका इफेक्ट है कि
कहते हैं इफ एक पर कहते हैं चीज हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वो धरती पे गिरेगी, तो ये कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है। बट जो नॉर्मेटिव साइंस है वो कॉज एंड इफेक्ट पे काम नहीं करता है। उसमें एक प्री डिफाइंड नॉर्म होता है, नॉर्मेटिव नॉर्म। तो ये जो नॉर्म है वो प्री डिफाइंड होता है, यानी कि वो कॉज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। तो वही वो कहते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस है ये, ना कि साइंस है। सी उस जो इस टाइम में ये रह रहे हैं, मतलब 1900 के टाइम में, उस टाइम में थोड़ा साइंस का ज्यादा इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। तो उस टाइम में क्या हो रहा है कि लॉ को साइंस से वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो ये लॉ वगैरह जब बने थे, मतलब एट द टाइम ऑफ रेनेसा पीरियड में, उस टाइम क्या था ना कि चर्च का बोलबाला बहुत ज्यादा था। तो चर्च से अलग करने के लिए हर एक सब्जेक्ट जो था उसको साइंस से रिलेट करके दिखाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि साइंस एक लॉजिकल थिंकिंग को अप्रिसिएट करती है। तो उस टाइम जितने भी सब्जेक्ट्स बने थे ना, वो साइंस से लिंक करके अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने आप को एक वैलिडिटी दे सकें। बट आगे चल के ये पता चला कि साइंस से कहते हैं हर एक चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। फिर क्या हुआ कि एक अलग अप्रोच आया कि साइंस से हर एक सब्जेक्ट को अलग किया जाए। तो उस टाइम की ये बात कर रहे हैं, तो नॉर्मेटिव साइंस की बात करते हैं कि ये एक नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है। तो नॉर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सी नॉर्म्स का मतलब होता है कोई ऐसा कोई ऐसा पैटर्न या कोई ऐसा काम जो सोसाइटी में एज अ होल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहते हैं टेम्पल जाते हैं, तो वो एक नॉर्म है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं एल्डर की, तो वो एक नॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं ये अच्छा समझते हैं कि किसी को थेफ्ट नहीं करना चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए, तो ये सब एक नॉर्म है। ठीक है। तो ये जो सोसाइटी में फॉलो किया जाता है बाय मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी के पर्सन के द्वारा, तो उसे नॉर्म कहते हैं। तो नॉर्म एक्चुअली दो तरह के होते हैं, ये भी वही बात करते हैं, एक मोरल नॉर्म, एक लीगल नॉर्म नॉर्म। तो जो मोरल नॉर्म है उसका उसका सेंस ये है कि अगर वो मोरल नॉर्म अगर कोई पर्सन मोरल नॉर्म को फॉलो नहीं करता है, तो हो सकता है कि उसे किया जाएगा वर्बली, बट उसे पीनलाइज नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको पेनल्टी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है वो बड़ों का कहते हैं एल्डर्स का रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो हो सकता है उसे क्रिटिसाइज करेंगे, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे पीनलाइज करना कर देंगे। ठीक है। उसे सजा देंगे या फिर कहते हैं 6 महीने की कैद दे देंगे, इस तरह का नहीं होता है। तो वो है मोरल नॉर्म्स। जबकि लीगल नॉर्म्स होते हैं ऐसे नॉर्म्स जो लॉ के द्वारा बाइंड किए हुए हो कि ये आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो इसके आपके सैंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये मोरल नॉर्म और लीगल नॉर्म इस तरह से उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। नाउ व्हाट इज नॉर्म? मैंने पहले बता दिया कि नॉर्म एक कहते हैं पैटर्न है विच इज इंडिविजुअल शुड कंपल्सरली कंफर्म एंड हैव सैंक्शन इफ नॉट फॉलोड। तो जो नॉर्म है दो तीन चीजें कहते हैं दिखाई देती हैं। पहला, तो ये इंडिविजुअल के द्वारा कहते हैं फॉलो की जानी चाहिए। दूसरा, ये एक तरह का पैटर्न है जो सोसाइटी में फॉलो की जाती है। तीसरा, अगर ये फॉलो नहीं की जाती है किसी पर्सन के द्वारा सोसाइटी में, तो उसे सैंक्शन क्या या फिर उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है, पेनल्टी भी मिल सकती है। तो ये एक टाइप का कोअर्जन शो करता है, यानी कि आपको ये चीज करना ही करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ये आप नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो आपको सैंक्शंस आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये था उनका नॉर्म का थ्योरी। अब नॉर्म की थ्योरी से ही वो ग्रंड नॉर्म की थ्योरी को बताना चाहते हैं। ठीक है। ग्रंड नॉर्म की जो थ्योरी है उनका बस उनका ये कहना है कि जो नॉर्म्स होते हैं ना, उसकी वैलिडिटी एक्चुअली वो ग्रंड नॉर्म से लेते हैं। इट मीन्स ग्रंड नॉर्म का मतलब ये होता है, अगर आप कहते हैं थोड़ा सा नीचे करेंगे तो, थोड़ा सा नीचे, नीरज जी थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे कीजिएगा, स्क्रॉल। बस बस, नहीं नहीं उतना नहीं, उतना नहीं, बस हाँ ठीक है। नीचे लिखा हुआ ग्रंड नॉर्म, ग्रंड नॉर्म का मतलब है highest apex norm and all the norms flows from it provides authority for all the other norms। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रंड नॉर्म को एक इस तरह से समझ लीजिए कि वो एक्चुअली बेस बनाता है हर एक नॉर्म का। इट मीन्स कोई एक नॉर्म है, उसी नॉर्म पे बेस्ड है सारे नॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, इक्वालिटी होनी चाहिए किसी सोसाइटी में। अब इक्वालिटी है तो उसमें ये भी दिखा कहते हैं बाकी जो नॉर्म क्या आएंगे,
कि किसी और को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ये नॉर्म आया। तो बेसिक नॉर्म है इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ये हुआ उसका दूसरा नॉर्म। तो बेसिक नॉर्म हो गया हमारा इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल अब लिबर्टी है, लिबर्टी का नीरज, मतलब है कि हाँ। जैसे इक्वालिटी है तो इक्वालिटी में, इक्वालिटी इज अ ब्रॉड टर्म, लाइक इक्वालिटी इज अ रूट जो आप कह रहे हो नॉर्म्स का। फिर हम्म, इक्वालिटी में फिर ये ब्रांचेस आती कि सोशल इक्वालिटी हो, पॉलिटिकल हो, सोशो इकोनॉमिकल। तो हाँ तो वही क्या मैं वैसे हो बता रहा हूँ। सकता है? जैसे कि हाँ, जैसे इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी में क्या है कि किसी और को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ये दूसरा ये नॉर्म आ गया कि किसी और को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। नॉर्म मतलब ये लॉ बनाया गया। तो ये लॉ अपना जो वैलिडिटी है वो किससे ले रहा है, क्योंकि हमारा जो बेसिक नॉर्म है वो इक्वालिटी है। तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, या फिर सबको सोशली इक्वल मानेंगे, पॉलिटिकली इक्वल मानेंगे। वो इसलिए मान रहे हैं बिकॉज हमारा जो बेसिक नॉर्म है वो है इक्वालिटी। ठीक है। तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो एट द टॉप ऑफ द पिरामिड जो है, पिरामिड जो मैंने बनाया आप देख सकते हैं, एट द टॉप ऑफ द पिरामिड पे बेसिक नॉर्म होता है, या फिर उसे कहते हैं ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं ग्रैंड नॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। बट वो दूसरी लैंग्वेज में से ग्रैंड नॉर्म कहा गया है। तो हमें ग्रैंड नॉर्म ही पढ़ना है और ग्रैंड नॉर्म ही लिखना है। तो ग्रैंड नॉर्म का वही मतलब है कि वो बेसिक है, ठीक है। उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, या उसके कहते हैं अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो वो बेसिक है। उसके बाद जो भी लॉज या फिर जो भी एक्शंस बनते हैं वो उसी से पावर लेते हैं। तो इसमें ये जो बन रहा है जो ट्रायंगल, इसे हायरार्की ऑफ नॉर्म्स भी कहा जाता है। इसे ही कहा है केल्सन ने कि देयर इज अ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, जिसमें सबसे ऊपर और सबसे बेसिक जो होता है वो होता है ग्रैंड नॉर्म। तो इसको अब इस पिरामिड को हम समझ लेते हैं सबसे पहले। सी अगर क्या थे, इसको ऊपर से भी समझ सकते हैं या फिर नीचे से भी समझ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नीचे से सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो स्पेसिफिक ऑफिशियल एक्शन या पर्टिकुलर प्राइमरी नॉर्म। इट मींस कि सबसे पहले कुछ कोई भी एक्शन लिया जा रहा है सोसाइटी में, या कोई एक्ट किया जा रहा है, तो वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, वो किससे डिसाइड होता है कि वो अ, जैसे कि अगर एक पर्सन है जो जिसने कहते हैं कोई क्राइम किया और उसको अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, तो ये जो अरेस्ट किया गया, क्या ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। ये अपनी वैलिडिटी कहाँ से ले रहा है, एक स्टैच्यूट से, बाय लॉज से, जो इसके ऊपर वाला है। जैसे कि हमारे सीआरपीसी है, उसमें दिया हुआ है कि अगर कोई पर्सन क्या गलत करता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो जो अरेस्ट कर रहा है उसका पावर कहाँ से आ रहा है, सीआरपीसी से। और ये जो सीआरपीसी है वो किससे पावर ले रहा है, वो ले रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनेबलिंग एक्ट है, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर एक चीज होती है, जहाँ पे बड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या कहते हैं, कई कई जगह पे लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा ग्रैंड नॉर्म है, बट एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक आइडिया जो है ना, वो ग्रैंड नॉर्म होता है जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। जैसे कि मैंने लिखा है लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, इसके अलावा रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर है। ये सब जो चीजें हैं ना, या फिर कोर्ट ऑफ इक्विटी है, ये सब जो चीजें हैं जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो एक्चुअल में ग्रैंड नॉर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद उसके बेस पे बना है, तो वो उसका एनेबलिंग एक्ट है, ठीक है। नीरज, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जिस पे इस हमेशा से बात स्ट्रक्चर, चलती हाँ। है, एग्जैक्टली जो लिबर्टी इक्वालिटी हो गई, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर है कि चाहे इसे कोई भी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, चाहे वो कितनी भी सुप्रीम अथॉरिटी वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकती, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर हट जाएगा तो जो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इटसेल्फ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ जो ग्रंट नाम की बात जो नीरज कर रहा है वो है बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा है ना जिसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये जो नॉर्म्स है, जो रूट है उसकी, वो चेंज नहीं की जा सकती। दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फॉर एग्जैक्टली, एग्जाम्पल अगर हमें रिलेट करना है तो। ओके। एग्जैक्टली। जैसे किसी का कहते हैं पर्सनल लिबर्टी को कहते हैं नहीं छीना जा सकता, किसी का प्राइवेसी को नहीं छीना जा सकता, किसी का कहते हैं राइट टू लिव नहीं छीना जा सकता है। तो ये सब जो कहते हैं बहुत बेसिक नेचर्स के जो राइट्स हैं उसे छीना नहीं जा सकता है। दैट और उसी पे आने वाले जितने भी नॉर्म्स, नॉर्म्स कह रहा हूँ, नॉर्म्स इसलिए यूज किया, बट उसके आने वाले जितने भी लॉज हैं, बाय लॉज हैं, वो सब उसी पे बेस्ड हैं। उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर उसके बाहर जाते हैं तो वो वायलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये है उनका हायरार्की ऑफ
नॉर्म्स का थ्योरी और ग्रैंड नॉर्म का थ्योरी। नाउ अगर कहते हैं मेन जो थ्योरी है कहते हैं केल्सन का, वो यही है कि नॉर्म किसे कहते हैं और ग्रैंड नॉर्म किसे कहते हैं, और इसकी हायरार्की ऑफ नॉर्म्स क्या है। अगर इस चीज को आप समझ गए हैं तो अब हम समझते हैं कि इसमें लेजिटिमेसी, वैलिडिटी और इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है। सी, लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि वो जो नॉर्म है वो कब तक वैलिड है। वैलिड अंटिल इट्स वैलिडिटी इज टर्मिनेटेड इन अ वे दैट इज डिटरमाइंड। इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अभी सीए का चल रहा था कि कहते हैं उसमें एक पर्सन को सिटीजनशिप दिया गया है, उसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो तब तक वैलिड है जब तक कि उसे चेंज नहीं किया जाए या फिर अमेंड ना किया जाए, जो कि इन अ वे दैट इज डिटरमाइंड, यानी कि ऑलरेडी जो तरीका दिया हुआ है उस तरीके से। ये नहीं कि हम कुछ भी कर दें, यानी कि रेवोल्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो अमेंडमेंट आके किया जा सकता है, जो 368 में दिया हुआ है, अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस तरह से आप चेंज कर रहे हैं, तो जब तक वो चेंज नहीं होता है तब तक वो वैलिड है, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेसी। इस तरह से डिफाइन किया कि लेजिटिमेसी किसे कहते हैं। बट इसमें जो केल्सन है वो ये कहते हैं कि रिवोल्यूशन को हम ऐड नहीं कर सकते, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, सी, रिवोल्यूशन की वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर जैसे पाकिस्तान में कम से कम 3-4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बना है, म्यांमार में भी कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो इसका मतलब ये है कि हर बार वो जब रिवोल्यूशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां का चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अगर चेंज आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो लेजिटिमेट तरीका नहीं है, और लेजिटिमेसी उसको नहीं कहते हैं। लेजिटिमेसी उसे कहते हैं जो एक तरीका डिफाइंड किया गया हो पीसफुली तरीके से चेंज करने के लिए, वो तरीका वैलिड है, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेसी। दूसरा है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब ये हुआ कि लीगल नॉर्म शुड बी ओबेड एंड शुड बी अप्लाइड। इट मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक नॉर्म या कोई लॉ दिया हुआ है तो वो सबके द्वारा ओबे किया जाना चाहिए और सब पे अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। ये है वैलिडिटी। अब इफेक्टिवनेस में क्या होता है, एक्चुअली वो ओबे किया जा रहा है और एक्चुअली में अप्लाई हो रहा है, दैट इज इफेक्टिवनेस। वैलिडिटी और इफेक्टिवनेस में बहुत माइनर सा फर्क है। उसमें कहता है ओबे किया जाना चाहिए, और दूसरे में कह रहा है एक्चुअली ओबे हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ग्रांड नॉर्म दैट गेट्स इट्स लेजिटिमेटी फ्रॉम सोसाइटी। ये जो ग्रांड नॉर्म है, बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी भी सोसाइटी में ग्रैंड नॉर्म का, वो अपनी लेजिटिमेसी कहाँ से प्राप्त करता है। सी, जैसे कि एक सोसाइटी है, ठीक है, उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर किसी एक ग्रैंड नॉर्म को या किसी एक बेसिक नॉर्म को लेजिटिमेट मानते हैं या फिर उसको वैलिडिटी देते हैं, तो वो चीज वैलिड होगा। अगर माइनॉरिटी पीपल उसे नहीं मानते हैं तो वो कहते हैं उसे वायलेट नहीं करेगा, जबकि जब तक उसे मैक्सिमम पीपल मान रहे हैं तो वो वैलिड है। तो अगर देखा जाए कि मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर एक ग्रैंड नॉर्म को पहले मान रहे थे, फिर क्या होता है बाय द टाइम चेंज होता है तो उस ग्रैंड नॉर्म को मेजोरिटी ऑफ पीपल नहीं मानने लगते हैं, तो क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक नॉर्म रहेगा। तो उनका कहना था कि नहीं, अगर बेस कहते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर उसे नहीं मानने लगती है तो वो नॉर्म नहीं रहेगा। इसका एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लो कि सती प्रथा जो था, ठीक है, वो पहले मान लो कि पहले हम लोग कहते हैं सब लोग कहते हैं सोसाइटी के लोग उसे मानते थे, ठीक है। लेकिन तो वो उस समय का बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक नॉर्म था। लेकिन आज के टाइम में सती प्रथा को कोई नहीं मानता है, मेजोरिटी ऑफ पीपल नहीं मानती है, तो वो अब के टाइम में वो वैलिड नहीं है। तो यही वो कहना चाहते हैं कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक नॉर्म जो है वो अगर बहुत सारे पीपल लोग मानते हैं तो वैलिड है। दूसरा है वैलिडिटी ऑफ गण नॉर्म। सी, वैलिडिटी गण नॉर्म गेट्स इट्स वैलिडिटी फ्रॉम इफेक्टिवनेस ऑफ द लीगल ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो ग्रैंड नॉर्म है वो अपनी वैलिडिटी कहाँ से लेती है, तो इफेक्टिवनेस जब तक है, इट मींस जब तक वो कहते हैं जब तक उस ग्रैंड नॉर्म को अप्लाई किया जा रहा है, एक्चुअली फॉलो किया जा रहा है, तब तक वो वैलिडिटी अपना बनाए रखता है। अगर जब वो फॉलो नहीं किया जाने लगता है तब वो अपनी वैलिडिटी को खो देता है। ये कहना है हांस केल्सन का। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर एक सोसाइटी है जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है, बट ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से वो सोसाइटी में बहुत क्योस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रिवर्स किया जाता है, काफी बार रिवॉल्यूशन होता है या फिर तख्ता पलट हो जाता है, लाइक आर्मी टेक ओवर कर लेती है, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन को इनवैलिड मान लिया जाता है काफी सारे पोर्शन को। तो वही कह रहा है, जब तक इफेक्टिवनेस है वो जब तक अप्लाई हो रहा है तभी तक ग्रैंड नॉर्म वैलिड रहता है। तो ग्रैंड नॉर्म को की वैलिडिटी को चैलेंज भी किया जा सकता है, इट मीन्स ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये है उनका ग्रैंड नॉर्म का वैलिडिटी, इफेक्टिवनेस और लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ और ग्रैंड नॉर्म क्या है, इन दोनों में का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, सी बहुत सारे जो जूरिस्ट थे वो इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते थे, हमने पहले भी देखा है। ऑस्टिन इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बट जो केल्सन है वो इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज करते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। उनका कहना है कि अगर एक सोसाइटी जो है या फिर एक पर्सन है या फिर कोई एक स्टेट है, कोई भी, अगर उसका जो पॉलिटिकल व्यू है, मतलब देखने का नजरिया है, वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे है, तो कह सकते हैं कि उस सोसाइटी या उस पीपल या फिर उस स्टेट के लिए जो ग्रैंडम है वो इंटरनेशनल लॉ हो सकता है। लेकिन अगर जो कहते हैं सोसाइटी या स्टेट है वो केवल नेशनल लेवल पे सोच पाती है या अपनी पॉलिटिकल नेचर को केवल नेशनल लेवल तक रखती है, तो उसके लिए ग्रैंड नॉर्म जो है वो नेशनल लेवल तक होगा, इंटरनेशनल लॉ उसके लिए ग्रैंड नॉर्म नहीं होगा। तो ये चीज दोनों ओपन एंडेड है, दोनों की दोनों तरफ से अभी केल्सन के हिसाब से। तो इनको उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज तो किया है बट इन अ डिफरेंट वे, मतलब हाँ भी और ना भी। ठीक है, ये है उनका इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक सबको कुछ समझ में आया। इसके बाद हम कहते हैं क्रिटिसिज्म और रेलिवेंस इसका देखेंगे। तो यही है उसका पूरा कॉन्सेप्ट हांस केल्सन का। एनी क्वेश्चन? Good. No question for me. No, you can carry on. ठीक है, तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ अभी पढ़ने के बाद इसका क्रिटिसिज्म के बारे में देखते हैं। तो फ्रीडमैन वो कहते हैं कि ग्रैंड नॉर्म जो है एक वेग है और कंफ्यूजिंग है। इट मीन्स ये कहना चाहते हैं, फ्रेडमैन क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ग्रैंड नॉर्म को कहते हैं डिफाइन तो कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ग्रैंड नॉर्म क्या है, जैसे कि उनका कहना है कि इक्वालिटी भी हो सकता है, रूल ऑफ लॉ भी हो सकता है, बट उन्होंने डिफाइन नहीं किया, लिखा नहीं है एक्चुअल में कि वो कौन कौन सी चीज है जो ग्रैंड नॉर्म के लिए क्वालिफाई करेगी। वो कंफ्यूजिंग और वो वेगनेस है। ठीक है, ग्रैंड नॉर्म डिफाइन किया बट ग्रैंड नॉर्म में क्या क्या है वो डिफाइन नहीं किया उन्होंने। दूसरी बात, ग्रैंड नॉर्म इज गेटिंग इट्स नेशनैलिटी फ्रॉम सोसाइटी, वैलिडिटी फ्रॉम सोसाइटी मीन्स नॉट प्योर थ्योरी। इट मीन्स ये है कि ग्रैंड नॉर्म जो है, मैंने बताया कि वो अपनी वैलिडिटी कहाँ से लेती है, सोसाइटी से। सोसाइटी के अगर मेजोरिटी ऑफ सेक्शन अगर उसे वैलिड मानता है तो वो ग्रैंड नॉर्म वैलिड होगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। या फिर जो मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर दूसरे ग्रैंड नॉर्म को मानने लगे उस ग्रैंड नॉर्म को छोड़ के, तो पहला वाला ग्रैंड नॉर्म फेल हो जाएगा, दूसरा वाला ग्रैंड नॉर्म काम करने लगेगा। तो उनका जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है यहाँ पे बीट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि सोसाइटी से, सोशल से, पॉलिटिकल इशू से, ये सब चीज से प्योर रहना चाहिए, ये सब चीज इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। बट उनकी जो गर्नम की थ्योरी है वो खुद वैलिडिटी ले रही है, किससे, सोसाइटी से। तो ये अपने आप को ही वायलेट कर रहे हैं, अपने अपनी थ्योरी को ही कहते कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तीसरा जो इनका क्रिटिसिज्म है वो एलन के द्वारा दिया गया। एलन ने क्या कहा, दैट कस्टम स्टैट्यूट्स प्रेसिडेंट्स इज द सोर्स ऑफ लॉ बट डोंट फाइंड इट सेल्फ इन हायरार्की ऑफ नॉर्म पैटर्न। इट मीन्स ये कि एलन ने ये कहा कि सी सोर्सेज ऑफ लॉ में स्टैट्यूट है, कस्टम्स है, प्रेसिडेंट्स हैं, ये सब जी चीजें हैं ना, वो जो हायरार्की ऑफ नॉर्म है हांस केल्सन का, उसमें फिट नहीं हो पाती है। इट मीन्स उसका जो जगह है वो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रेसिडेंट सेट किया गया है वो हायरार्की में कहाँ पे रखा जाएगा, ग्रैंड नॉर्म पे रखा जाएगा, या फिर कहते हैं बेसिक जो नॉर्म है उस बेसिक नॉर्म के जस्ट नीचे है वो रखा जाएगा, या कोई सोशल एक्शन में रखा जाएगा, ये डिफाइन नहीं किया गया है, बट ये भी एक एस्पेक्ट है। तीसरा हम ये भी मान सकते हैं कि एज अगेन ये जो जितना भी थ्योरी उन्होंने बताया है इसमें जस्टिस गायब है।
मेन बात लॉ का क्या होता है कि हमें लॉ किस लिए चाहिए, जस्टिस करने के लिए। बट इसमें जस्टिस का एलिमेंट ही गायब है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ क्रिटिसिजम्स हैं हांस केल्सन के थ्योरी ऑफ लॉ का, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का। नाउ रेलिवेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये रेलिवेंस है कि ये इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज करते हैं। जो अब तक के जो भी थ्योरिस्ट थे उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानने से मना कर दिया था, तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं एनालिटिकल एनालिटिकल स्कूल में भी होके। दूसरी बात, नो लॉ कैन प्रिवेल कंट्री टू ग्राउंड नॉर्म, इट मीन्स ये एक ऐसा लॉ, ऐसा थ्योरी देते हैं जिसमें अगर देखा जाए तो काफी सारे कंट्रीज में ये वैलिड भी है, बिकॉज जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो ग्रांड नॉर्म है ही। जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंग्लैंड, इंग्लैंड में अगर क्या कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर भी वहां पे कुछ ऐसे ग्रांड नॉर्म है जो फॉलो किए जाते हैं। जैसे पार्लियामेंट जो है उसकी सोवरेन है पार्लियामेंट, तो वहां पे कुछ ऐसे लॉज है या ऐसे कुछ बेसिक नेचर के लॉ हैं जिसे फॉलो किया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि जो लॉ है वो प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं होना चाहिए, उस तरह का थ्योरी ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये उसकी बात पे खरा उतरता है, तो ये इसका रेलिवेंस है। ठीक है, तो यही था उनका पूरा जो थ्योरी ऑफ लॉ है हांस केल्सन का, वो यही था। काफी छोटा सा था, ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो अगर और कुछ क्वेश्चन या फिर डाउट हो तो पूछ सकता है। नीरज, रेलेवेंस में तुम और कुछ ऐड ऑन कर सकते हो? मीन्स कि और क्या रेलेवेंस होगा, लाइक थोड़ा इन ब्रॉडर सेंस। ब्रॉडर सेंस में अगर हम्म। कहते हैं टाइम, टाइम के स्केल पे देखें तो टाइम के स्केल पे भी कहते हैं काफी हद तक ये वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी में हम देखें तो कुछ ना कुछ ऐसे नॉर्म्स थे जो एटमोस्ट बहुत ज्यादा कहते हैं वैलिड रहते थे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक ट्राइब है तो ट्राइब में एक नॉर्म तो रहेगा ही कि एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं मारेगा, ताकि जैसे ट्राइब जो है वो फलते फूलते रहे, तो वो उसका ग्रैंड नॉर्म हो गया। अब उससे ही डिपेंड होकर दूसरी नॉर्म्स जैसे कि मारने का मतलब हो गया मर्डर, लेकिन मर्डर के अलावा भी कोई चीज है जैसे उसको कोई सताएगा नहीं, या फिर उसको कोई कहते हैं सोसाइटी से ट्राइबल ग्रुप से अलग नहीं कर देगा। तो ये सब जो लॉ है उस तरह के टाइम में ये सब भी वैलिड होते हैं, ग्रैंड नॉर्म भी है, नॉर्म भी है। तो ये टाइम के स्केल पे वहां पे भी वैलिड है। और आज के टाइम में तो हम देख ही रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर बहुत सारे स्टैट्यूट्स हैं, बहुत सारे बायलॉज हैं, ऑर्डिनेंसेस है, ये सब जो पावर लेते हैं ये किससे लेते हैं, वो एट द क्या कहते हैं बेसिक्स नॉर्म से ही लेते हैं। तो ये टाइम की स्केल पे भी वैलिड है, ये हम कह सकते हैं। ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग आंसर अगर लिखेंगे, अगर एग्जाम हम्म। में क्वेश्चन आता है, तो कैन वी रिलेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि ओके तो कैल्सन ये कह रहा है तो सेम हम लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एज अ कंपैरिजन कैन वी राइट दैट ऐसे? कॉन्स्टिट्यूशन खुद में एक ग्रैंड नॉर्म नहीं है, मैंने जैसे बताया बहुत कंफ्यूजिंग है, बट यस इट इज नॉट। हाँ हाँ, ये कह सकते हैं कि नॉट अ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में पर से। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था एज अ बेसिक 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 स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, था, तो जब तब इनका प्रियम्बल जब का मैं बात कर ग्रांट। सकते हैं। हाँ प्रियम्बल में एग्जैक्ट। बात कर सकते हैं, प्रियम्बल में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जस्टिस है, सोवरेनिटी है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फैटर्निटी है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है जो नहीं छीने जा सकते हैं। तो जैसे ओके। आर्टिकल 21 वो बेस बनाता है हमारे, कहते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिकल है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। तो वो सब हमारे कहते हैं एक्चुअली में ग्रैंड नॉर्म है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन वो ग्रैंड नॉर्म नहीं है, उसके कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं वो ग्रैंड नॉर्म कह सकते हैं। कैन वी राइट दैट लाइक हाँ हाँ लिख वैसे? सकते हैं। हाँ कंपेरिजन के टाइम पे हम लिख सकते हैं। बस यही पूछना। थैंक यू। और किसी को कुछ क्रिटिसिज्म में है कि और अगर सोशोलॉजिकल स्कूल पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको और क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जस्टिस है, दूसरी बात कि लॉ का काम क्या है, लॉ का काम है सोसाइटी में पीस बनाए रखना। बट ये सोसाइटी में पीस बनाए रखने की बात ही नहीं करता है, ये तो बात करता है कि क्या कहते हैं सोसाइटी में अगर एक मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर किसी रैंडम को फॉलो नहीं करने लगे तो वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की ही बात ले लें तो मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या है, एलजीबीटी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं कि मैरिज नहीं होना चाहिए उनके बीच में। ठीक है, तो ये क्या है कि मेजोरिटी पार्ट का यही अभी कहना है। बट एज अ लॉ, एज अ जूरिस्ट और एज अ लिबरल थिंकर, क्या तुम्हें नहीं लगता है, हमें नहीं लगता है कि उनको भी शादी करने का या मैरिज करने का अधिकार होना चाहिए?
जैसे हमारे डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने भी कहते हैं अपने जजमेंट में लिखा था कि उनको होना चाहिए। तो यही चीज को डिफीट कर देता है कि मेजोरिटी हमेशा राइट नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, मतलब उन्होंने पर्पस ऑफ द लॉ एज सच को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा यहाँ पे, एग्जैक्टली। जस्टिस एंड द पर्पस ऑफ लॉ। हम्म, ये भी हो सकता है। बस ये तो कहते हैं कि अगर मेन बात है कि अगर आप उनका लॉ समझ जाते हो, थ्योरी समझ जाते हो, तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें डिफेक्ट निकालना हो तो आप 10 तरह के डिफेक्ट निकाल सकते हैं। मेन है आपका समझना कि आप उनका जो थ्योरी है उसको समझे कि नहीं समझे। ठीक है, दैट्स इट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।